हेलो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का जीके की क्लास में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग ऑल टेट्स एग्जाम और सुपर टेट से रिलेटेड 20 प्लस मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को लगाने वाले हैं। दोस्तों, ये क्वेश्चंस काफ़ी इम्पॉर्टेंट हैं, तो आप भी लगाइए और देखिए कि कितने क्वेश्चन आपसे बनते हैं। और वीडियो देखने के लिए नीचे दिए हुए आज़ाद स्टडी चैनल के इस आइकन पर जब आप क्लिक करेंगे तो वहां से प्लेलिस्ट पर जाकर आप सभी वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स लिखकर जरूर बताएं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, ओजोन परत पृथ्वी से करीब कितनी ऊंचाई पर स्थित होती है। दोस्तों, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले फिगर में समझ लेते हैं। दोस्तों, आप लोग फिगर देख पा रहे होंगे, ये ट्रोपोस्फियर है जिसे क्षोभ मंडल या संवहन मंडल कहा जाता है। और दोस्तों, ये स्ट्रेटोस्फियर है जिसे समताप मंडल कहा जाता है। दोस्तों, ट्रोपोस्फियर की ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है और दोस्तों स्ट्रेटोस्फियर की ऊंचाई 50 किलोमीटर होती है। जबकि दोस्तों ओजोन लेयर मुख्यतः स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल के निचले भाग पृथ्वी से 10 से 50 किलोमीटर तक होती है। लेकिन दोस्तों ओजोन लेयर का सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 35 किलोमीटर होता है, या ओजोन लेयर 15 से 35 किलोमीटर के मध्य पाई जाती है। तो ये दोस्तों पॉइंट याद रखिएगा। और दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन दिया है 50 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 200 किलोमीटर और 300 किलोमीटर। जबकि दोस्तों यहाँ पर ओजोन लेयर का सर्वाधिक संकेंद्रण 15 से 35 किलोमीटर है। तो दोस्तों इसी के मध्य में हमें ओजोन लेयर की ऊंचाई देखनी होगी और यहाँ पर हमें 20 किलोमीटर जो ऊंचाई है वो 15 से 35 किलोमीटर के बीच मिल रही है। तो दोस्तों इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। ओजोन परत पृथ्वी से करीब 20 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित होगी। क्वेश्चन नंबर 2 है, ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक है यूरोप के ऊपर, भारत के ऊपर, अंटार्कटिका के ऊपर या फिर अफ्रीका के ऊपर। दोस्तों ओजोन क्षेत्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर है, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों जैसा कि हम लोगों को मालूम है कि ओजोन लेयर का संकेंद्रण 15 से 35 किलोमीटर, समताप मंडल के निचली सतह पर 15 से 35 किलोमीटर तक पाया जाता है। और दोस्तों इसी लेयर में ओजोन छिद्र का निर्माण सर्वाधिक अंटार्कटिका के ऊपर देखा गया है। तो ये भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, निम्न में किसके द्वारा ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है। मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड या फिर कार्बन मोनोडाइऑक्साइड। दोस्तों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले इसको समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे फिगर में, ये ट्रोपोस्फियर लेयर है जिसे संवहन मंडल या क्षोभ मंडल कहा जाता है। और दोस्तों ये स्ट्रेटोस्फियर है जिसे समताप मंडल कहा जाता है। दोस्तों मीथेन, जल वाष्प, नाइट्रस ऑक्साइड ये ग्रीन हाउस गैसें हैं जो कि ओजोन प्रदूषण में सहायक होती हैं। जबकि कार्बन मोनोडाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है जो कि ट्रोपोस्फियर ओजोन प्रदूषण में सहायक नहीं होती है। दोस्तों इन ग्रीन हाउस गैसों की एक वायुमंडल में मोटी लेयर होती है और इन ग्रीन हाउस गैसों में जैसे कि ओजोन, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन और जल वाष्प ये ग्रीन हाउस गैसें होती हैं जिनकी वायुमंडल में एक मोटी लेयर होती है। दोस्तों जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर गिरती हैं और ये किरणें परावर्तित होती हैं, लेकिन इन ग्रीन हाउस गैसों की लेयर्स की वजह से वो सूर्य की किरणें इनसे टकराती हैं और वो किरणें फिर से परावर्तित होकर पृथ्वी पर आ जाती हैं, जिसे दोस्तों इंफ्रारेड या अवरक्त किरणें भी कहते हैं। और दोस्तों इस प्रकार से सूर्य की किरणों का इन गैसों की लेयर से टकराकर वापस होना पृथ्वी के तापन का कारण बन जाता है, जो कि दोस्तों ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण का कारण बन जाती हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण का कारण नहीं है, जबकि दोस्तों मीथेन, जल वाष्प और नाइट्रस ऑक्साइड ये सभी ग्रीन हाउस गैसें ट्रोपोस्फियर में ओजोन प्रदूषण का कारण है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बादल गरजना वायुमंडल के किस परत में होता है, किस लेयर में होता है, ये बताना है। आयन मंडल में, समताप मंडल में, क्षोभ मंडल में या फिर मध्य मंडल में। दोस्तों इस क्वेश्चन को करने से पहले इसको फिगर में समझ लेते हैं। जैसे कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये जो लेयर है वो ट्रोपोस्फियर है जिसे दोस्तों क्षोभ मंडल या संवहन मंडल भी कहा जाता है। और दोस्तों इसी लेयर्स में मौसम संबंधी सभी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बिजली का चमकना,
बादल का गरजना आज मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं दोस्तों। इस प्रकार से दोस्तों बादल का गरजना क्षोभ मंडल से संबंधित होगा। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, वायुमंडल की कौन सी परत हवाई जहाज के उड़ने के लिए उपयुक्त है? क्षोभ मंडल, मध्य मंडल, समताप मंडल या फिर आयन मंडल। दोस्तों वायुमंडल की समताप मंडल लेयर हवाई जहाज उड़ने के लिए उपयुक्त होती है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर तापमान जो होता है वो समान होता है। तो दोस्तों इसको फिगर से समझ लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ट्रोपोस्फियर लेयर है और दोस्तों यहाँ पर मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं, जैसे कि बादल का गरजना, बिजली का कड़कना, ये सभी मौसम संबंधी घटनाएं होती हैं। लेकिन स्ट्रेटोस्फियर या समताप मंडल में दोस्तों मौसम संबंधी घटनाएं नहीं होती हैं। यहाँ तापमान समान रहता है, इसलिए दोस्तों ये लेयर हवाई जहाज उड़ने के लिए उपयुक्त लेयर होती है। ठीक है दोस्तों, इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत का क्षरण निम्न में किससे हो रहा है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, स्मॉग, सल्फर डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों ऊपरी वायुमंडल की ओजोन परत जो है वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से क्षरण हो रहा है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इसको फिगर में देख लेते हैं। जैसा कि दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे, ये ट्रोपोस्फियर है जिसे संवहन मंडल या क्षोभ मंडल कहा जाता है। स्ट्रेटोस्फियर है जिसे समताप मंडल कहा जाता है। और दोस्तों समताप मंडल के निचली परत में 15 से 35 किलोमीटर तक ओजोन लेयर का संकेंद्रण अधिक होता है और यहीं पर दोस्तों ओजोन लेयर का क्षरण CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से हो रहा है। दोस्तों ये CFC या क्लोरोफ्लोरोकार्बन मानव निर्मित एक रसायनों का समूह है जो रंगहीन, गंधहीन, सरलता से द्रव में परिवर्तित हो जाता है। दोस्तों CFC का प्रयोग रेफ्रिजरेटर या वातानुकूलित यंत्रों के शीत कारक के रूप में किया जाता है, जो कि ओजोन लेयर के क्षरण का मुख्य कारण बन गई है। क्वेश्चन नंबर 7 है, मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है? ग्लोबल वार्मिंग से, अम्ल वर्षा से, ओजोन परत के क्षय को रोकना या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ओजोन परत के क्षय को रोकने से संबंधित है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मुख्य परत ओजोन परत का क्षरण करने वाले पदार्थों के प्रयोग को हटाना है, जो कि दोस्तों 1 जनवरी 1989 को प्रभावी हुआ। 1 जनवरी 1989 को मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में परावैंगनिक किरणों में कौन सा अधिक हानिकारक है? UVA, UVB, UVC या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों अल्ट्रावायलेट किरणें या परावैंगनिक किरणों को 3 भागों में बांटा गया है, UVA, UVB और UVC। दोस्तों जिनमें से सबसे हानिकारक परावैंगनिक किरणें अल्ट्रावायलेट सी हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। सूर्य से निकलने वाली परावैंगनिक किरणें 3 प्रकार की होती हैं, VA, UVB और UVC। दोस्तों जिसमें से सबसे हार्मफुल, सबसे ज़्यादा खतरनाक UV अल्ट्रावायलेट सी होती है। अल्ट्रावायलेट सी किरण जो है वो पृथ्वी तक नहीं पहुंच पाती है, क्योंकि ये ओजोन लेयर द्वारा अवशोषित कर ली जाती है और इन किरणों से दोस्तों त्वचा संबंधी कैंसर होता है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखिएगा कि अल्ट्रावायलेट बी और अल्ट्रावायलेट ए से त्वचा संबंधी कैंसर होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, सूर्य से आने वाला हानिकारक परावैंगनी विकिरण कारण हो सकता है मुखी कैंसर, त्वचा कैंसर, मस्तिष्क कैंसर या फिर यकृत कैंसर। दोस्तों सूर्य से आने वाली हानिकारक परावैंगनिक विकिरण से त्वचा कैंसर होता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों परावैंगनिक किरणें जिन्हें अल्ट्रावायलेट किरणें बोलते हैं, इनको 3 भागों में बांटा गया है, ABC, UVA, UVB और UVC। इन 3 भागों में बांटा गया है। जबकि दोस्तों अल्ट्रावायलेट सी सबसे घातक परावैंगनिक किरण होती है, जो कि ओजोन लेयर द्वारा अवशोषित कर ली जाती है। और दोस्तों अल्ट्रावायलेट ए और अल्ट्रावायलेट बी से त्वचा संबंधी कैंसर होता है। जबकि दोस्तों अल्ट्रावायलेट बी से त्वचा संबंधी कैंसर, जीन उत्परिवर्तन, मोतियाबिंदु, अनुवांशिक दोष, सनबर्न जैसी ये घातक बीमारियां हो जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, कहाँ की वैज्ञानिक टीमों ने सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया? अमेरिकन टीम ने, रूसी टीम ने, ब्रिटिश टीम ने या फिर जर्मन टीम ने? दोस्तों ब्रिटिश वैज्ञानिक टीम ने
सर्वप्रथम अंटार्कटिका के ऊपर टोटल ओजोन मैपिंग स्पेक्ट्रोमीटर के माध्यम से अंटार्कटिका के ऊपर ओजोन छिद्र का पता लगाया। क्वेश्चन नंबर 11 है, फ्रीज में कौन सी गैस भरी जाती है? मीथेन, एसिटिलीन, मेफ्रॉन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, फ्रीज में भरी जाने वाली गैस का नाम मेफ्रॉन है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12 है, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम पहचाना गया था? जीन बैप्टिस्ट ग्रीनवुड द्वारा, जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर द्वारा, जीन बैप्टिस्ट ग्रीन हाउस द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, ग्रीन हाउस प्रभाव सर्वप्रथम जीन बैप्टिस्ट फ्यूरियर द्वारा पहचाना गया था। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, लंदन धूम्र पाया जाता है ग्रीष्म काल में दिन में, ग्रीष्म काल में सुबह के समय, शीतकाल में सुबह के समय या शीतकाल में दिन के समय। दोस्तों, लंदन धूम्र शीतकाल में सुबह के समय पाया जाता है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, सुबह कोहरे के समय दिखने वाला वायु प्रदूषण लंदन में धूम्र कहलाता है, जो कि शीतकाल में सुबह के समय होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में किस गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है? कार्बन मोनोडाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन या फिर इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। कार्बन मोनोडाइऑक्साइड गैस की गहन संलग्नता हीमोग्लोबिन से होती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, हरित ग्रह प्रभाव द्वारा पृथ्वी पर कौन सा रेडिएशन होता है? इंफ्रारेड, गामा, एक्स किरण या फिर यूवी। दोस्तों, इसको फिगर के माध्यम से समझ लेते हैं। हरित ग्रह प्रभाव के कारण दोस्तों सूर्य की किरणें, ये जो सूर्य की किरणें हैं वायुमंडल को पार नहीं कर पाती हैं। दोस्तों, ये अर्थ है, पृथ्वी है, सूर्य की किरणें इस पृथ्वी पर पड़ती हैं और पृथ्वी पर पड़ने के बाद ये परावर्तित होती हैं। लेकिन हरित ग्रह प्रभाव के कारण सूर्य की किरणें जो हैं वायुमंडल को पार नहीं कर पाती हैं। परिणाम स्वरूप ये किरणें पुनः पृथ्वी पर परावर्तित हो जाती हैं। और दोस्तों, इन किरणों का पुनः पृथ्वी की ओर परावर्तित होना इंफ्रारेड या अवरक्त किरणें कहलाता है। इस प्रकार दोस्तों, हरित ग्रह प्रभाव के द्वारा पृथ्वी पर इंफ्रारेड या अवरक्त रेडिएशन होता है। इसका ए नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16 है, स्मॉग या धुंध बनता है वाष्प के संघनन से, धुएं तथा कोहरे से, कोहरा तथा NO2 से, धुएं तथा CO2 से। दोस्तों, स्मॉग या धुंध धुएं तथा कोहरे से बनता है। इसका बी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों, जब कोहरा कारखानों की चिमनियों से निकलने वाले धुएं, जिसमें दोस्तों गंधक होता है, उसके संपर्क में आता है, जहरीला या जानलेवा धुंध बनाता है, जिसे दोस्तों काला कोहरा भी कहते हैं। और इस काले कोहरे को ही स्मॉग या धुंध कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं? प्रधानमंत्री द्वारा, राज्यपाल द्वारा, उपराष्ट्रपति द्वारा या भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा। दोस्तों, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति के समय समस्त कार्य उपराष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? रविन्द्रनाथ टैगोर, हरिवंश राय बच्चन, हरिशंकर परसाई या फिर श्यामलाल गुप्ता पार्षद। दोस्तों, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता श्यामलाल गुप्ता पार्षद हैं। इसका डी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है? 18, 24, 22 या फिर 28। दोस्तों, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाओं का उल्लेख है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? न्यूयॉर्क में, पेरिस में, हेग नीदरलैंड में या फिर लंदन में। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय हेग नीदरलैंड में स्थित है। इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 21 है, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु तो भारतीय संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा संशोधन किया गया? 44वां, 42वां, 73वां या फिर 86वां। दोस्तों, पंचायती राज को सुदृढ़ करने हेतु तो भारतीय संविधान में 73वां संविधान संशोधन 1992 ईस्वी में किया गया, जिसके द्वारा 11वीं अनुसूची को भारतीय संविधान में जोड़ा गया, जिसमें दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था से संबंधित प्रावधान है। और इसमें दोस्तों पंचायती राज से संबंधित
29 विषय हैं, तो ये भी ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये भी पॉइंट इम्पोर्टेंट है। ठीक है दोस्तों, तो इसका सी नंबर ऑप्शन सही होगा। दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने 21 महत्वपूर्ण प्रश्न किए। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।